हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम लोग बीपीएससी 4.0 के लिए जो क्वेश्चंस ले रहे हैं वो घटना चक्र की बुक से, जो पूर्वालोकन की बुक है। इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर हैं, और इस अभी तक जो भी बीपीएससी ने एग्ज़ाम कराए हैं, चाहे वो टीचिंग के एग्ज़ाम हो यानी कि टीआरई के हों, या फिर टीआरई के अलावा जो भी बीपीएससी कराता है बिहार में, वो उन सब के क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो अभी तक 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं तक के सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, और जो भी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, और चाहे वो प्रायोरिटी वाले हों, या फिर 6 to 8 के हों, या फिर 9 to 10 के हों, या फिर 11 to 12 के हों, सबके लिए ये क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको ऐसी ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी जब तक TRE 4 नहीं हो जाता है। तो आपको वीडियो देखने के बाद में तुरंत PDF प्रोवाइड होती है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और वीडियो देखने के बाद में PDF को ज़रूर पढ़ें, इससे क्वेश्चंस जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। रिवीजन के तौर पे भी 2-3 बार PDF को पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, हम लोगों ने अभी तक 7 क्लास जो है मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट कर चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिसमें से एक वीडियो जो है आपको ज्योग्राफी का भी मिलेगा। ठीक है, ज्योग्राफी का भी बीच बीच में वीडियो आता रहेगा, बट मॉडर्न हिस्ट्री जब तक कंप्लीट नहीं होती है ये कंटिन्यू रहेगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल, ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? तो ये ऑप्शन सी है, NS हार्डिकर ने की थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत NS हार्डिकर ने की थी। इसके बारे में जान लेते हैं। हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर NS हार्डिकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले इस संगठन के सदस्य गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते थे। तो हिंदुस्तानी सेवा दल के जो सदस्य थे गांधी टोपी पहनने के लिए जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना युवक संघ की स्थापना हुई, कब हुई थी? ये 1927 में हुई थी पटना युवक संघ की स्थापना। ठीक है, पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई, जिसने बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, री एग्जाम में पूछा भी गया है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? तो ये मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पूरा नाम है इनका। इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इनके बारे में रिपीट होता है। मैडम कामा का जन्म जो है 24 सितंबर 1861 को हुआ था, और इनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी रामजी पटेल उनके पिता थे, और उनका विवाह जो है रुस्तम के आर कामा से हुआ था, जो एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। किसके? दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में इन्होंने सेवा की। फिर उसके बाद देखते हैं, बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गईं। अब 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। कब फहराया था? सबसे पहले 1907 में, 22 अगस्त 1907 में। कहाँ पे? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और इसको अच्छे से पढ़िएगा। जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया इन्होंने। किसने? मैडम भीकाजी कामा ने।
सर्वप्रथम फहराया, ठीक है, यहाँ यहाँ फहराया गया यह झंडा जो था कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है, पूछा गया है। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? तो अभी हमने पढ़ा था जर्मनी के स्टुटगार्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है। देखो 56वीं और 69वीं बीपीएससी प्री 2015 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टुटगार्ट, जो कि जर्मनी में है। कब फहराया था? 1907 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो ये 1924 को होती है HRA की स्थापना, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924, डेट याद रखिएगा, अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इसके संस्थापक में कौन कौन थे? सचिंद्र सान्याल थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो ये मदन लाल धिंगरा को, ठीक है, इनको मृत्यु की सजा दी गई थी। किसकी हत्या के आरोप में? करजन वायली की। फैक्ट देख लेते हैं, करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909, ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल धिंगरा ने गोली मारकर की। वायली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे और 17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को फांसी दी गई। कब दी गई थी? 17 अगस्त 1909। और करजन वायली की हत्या इन्होंने कब की थी? 1 जुलाई 1909, ठीक है, दोनों डेट याद रखना। हत्या कहाँ पे की? लंदन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। काकोरी ट्रेन कांड में इनको फांसी की सजा दी गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन, ठीक है, पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड, और वर्तमान में इसका नाम चेंज किया गया है। क्या नाम रखा? काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो 9 अगस्त 1925 को, ठीक है, इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे और रोशन लाल राजेंद्र लोहड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं? कितने क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए? 29, ठीक है। और ट्रेन जिसको लूटा उसका नाम क्या था? 8 डाउन। कब ये घटना हुई थी? 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्थापक नेताओं में एक थे। तो ये भगत सिंह भी इसमें शामिल थे संस्थापक में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह
शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एचआरए को पुनः संगठित करने का कार्य किया। तो सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि एचएसआरए रखा गया। कब रखा गया था? 1928 में। तो जो मीटिंग हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ पंक्तियां दी गई हैं, किसने लिखा है? फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? बिस्मिल ने लिखी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बारे में कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। उपर्युक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी। किसकी थी? बिस्मिल अजीमाबादी। ये नाम याद रखना। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। इनका जन्म 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में हुआ। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी। वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसके रचयिता कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, ये नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा फेमस किया था भगत सिंह ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, लेकिन फेमस जो है भगत सिंह ने इसको लोकप्रिय बनाया था। तो अगर यहाँ पे भगत सिंह की जगह पे हजरत मोहानी होता ऑप्शन में, तो राइट आंसर हजरत मोहानी हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो इसमें देखो हजरत मोहानी है ऑप्शन में, तो इसलिए राइट आंसर सी माना गया। ऑप्शन सी, हजरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, लेकिन इसको फेमस किसने किया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई। कब दी गई थी? ये 23 मार्च 1931 को। इसके बारे में और जान लेते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। कब फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 को। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है। बाद में एचएसआरए के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, बाकी सदस्यों पर भी। तो 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। किसको किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश में मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया। तो फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? तो अभी हमने पढ़ा था 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को, माफ़ कीजिएगा, हमने 23 अगस्त बोल दिया था, 23 मार्च 1931 को। ठीक है। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1907 को। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। इसके बाद इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ी ज़्यादा थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? तो ये बटुकेश्वर दत्त,
और भगत सिंह। तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना होती है। कब? 1928 में। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इसके दो सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुशीलन समिति थी, तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था। ये अनुशीलन समिति, देखो, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। बंगाल में कुल 19 समितियां होने के प्रमाण मिलते हैं। कितने? 19 समितियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो ये ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की। कहाँ पे? पटना में। सचिंद्र नाथ सान्याल का जन्म जो है बनारस में हुआ था। ठीक है, उन्होंने अपनी आत्मकथा बंदी जीवन शीर्षक से लिखी थी। आत्मकथा का क्या नाम है? बंदी जीवन। किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? तो राइट आंसर है सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला क्वेश्चन है, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, तो ये सूर्यसेन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फैक्ट भी देख लेते हैं इनके बारे में। चिटगांव या चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी कि IRA की स्थापना की। कहाँ पे? बंगाल में। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त तथा आनंद गुप्ता प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। कब? 1930 को। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर दिया और हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष होता है। कब? 22 मई 1930 को, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार किया जाता है। कब? 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर मुकदमा चलाया और 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। कब? 12 जनवरी 1934 को। गिरफ्तार कब किया गया था? 16 फरवरी 1933 को, और फांसी कब दी गई? 12 जनवरी 1934 को। अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो ये सूर्यसेन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये अरविंद घोष ने किया था निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन। राइट आंसर डी हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा? तो इन्होंने माइकल ओ डायर को मारा था। माइकल ओ डायर को। ऑप्शन सी। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर के मार्च 1940 में गोली मार दी।
मार्च 1940 को हत्या की थी माइकल डायर की। किसने? सरदार उधम सिंह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति यानी कि रिवाइवल का कारण था। ऑप्शन देखते हैं। हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो इसका आंसर बी करेक्ट है। इसका डिटेल देखते हैं। 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीति गतिविधियों के अभाव से बहुत क्षमावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोहभंग हो गया। बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोहभंग हो गया। ये युवा गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। ठीक है, कौन सा? 1922 का जो असहयोग आंदोलन था उसके स्थगन के बाद का काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो ये अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन ए राइट आंसर है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया। इन्हें लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ध्यातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमानों एवं स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को कौन सा आंदोलन किया इन्होंने? खुदाई खिदमतगार ये संगठन स्थापित किया और लाल कुर्ती के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट आंदोलन किसने प्रारंभ किया? यानी कि लाल कुर्ती आंदोलन। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा आंदोलन इन्होंने किया था? लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, खुदाई खिदमतगार इनका संगठन था। अगला क्वेश्चन है, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे? तो ये ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है H.G. कीन। H.G. कीन शेर शाह सूरी के बारे में लिखते हैं, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। दरअसल शेर शाह के बारे में यह टिप्पणी उन्होंने इसलिए किया क्योंकि बहुत ही कम समय में शेर शाह ने भारत में मुगलों से सत्ता की बागडोर छीनकर अपने हाथ में लिया था। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी इनको बोलते हैं। तो इनका असली नाम क्या था? अब्दुल गफ्फार खां। लाल कुर्ती आंदोलन इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत यानी कि भूतपूर्व उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पेशावर जिले अब पाकिस्तान में
के एक गांव में जिन्हें जन्मे अब्दुल गफ्फार खां, जो सीमांत गांधी के नाम से फेमस हैं, बादशाह खां, फ्रंटियर गांधी, फ़क़े अफ़गान आदि के नामों से जाने जाते हैं। तो इनके नाम देख लीजिए, गफ्फार खां, अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी, बादशाह खां, फ्रंटियर गांधी, फ़क़े अफ़गान, ठीक है, इनको इत्यादि नामों से जाना जाता है। इन्हें 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। कब? 1987 में भारत रत्न दिया गया था। अब क्वेश्चन जो है हमारे, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखो, फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। कब की थी? फरवरी 1905 में, लंदन में जाके। इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना भी की। इंडिया हाउस, यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। समाचार पत्र का नाम क्या था? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए थे। तो इन्होंने बाहर से इतने काम किए थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है, इंडिया हाउस की स्थापना की, और समाचार एक पत्र था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसका भी प्रकाशन किया था, ठीक है, लंदन से 1905 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है, यानी कि वीडी सावरकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की, ठीक। और जानकारी इनके बारे में कलेक्ट करते हैं। वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की। कौन सी? अभिनव भारत, ध्यान दीजिएगा, 1906 लंदन में। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद इन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की। ध्यातव्य है कि विदेश धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस थी। इंडिया हाउस सबसे पुरानी संस्था, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में की थी, ठीक है, इसको भी याद रखना। सबसे पुरानी संस्था कौन सी थी विदेश में? इंडिया हाउस। किसने स्थापित किया था इसको? श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में। और 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की विनायक दामोदर सावरकर ने। तो इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, पीएम बापत तथा लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? अभी हमने पढ़ा था विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना हुई किस वर्ष में हुई थी? तो ये गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो भी जान लेते हैं। 21 अप्रैल 1913 को मोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड यानी कि यूएसए में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। गदर नामक अखबार निकाला था, ठीक है। तो उसके बाद लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। इसके अन्य सदस्य भी थे, वो भी देख लेते हैं। रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह और सरावत तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। तो इनके ये सारे सदस्य भी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो ये दादा भाई नौरोजी अनाधिकारिक दूत बने थे इंग्लैंड के। दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत के रूप में जाना जाता है। इन्होंने भारतीय दृष्टिकोण को ब्रिटिश जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की।
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1866 में। किसने की? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, ऑप्शन सी। इसके बारे में और जान लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों का झकझोर दिया, उन्हें उद्वेलित किया। इस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठन ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास भी किया। तो अगला क्वेश्चन, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे? तो लाला लाजपत राय या फिर करतार सिंह सराभा। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, करतार सिंह सराभा। गदर आंदोलन की शुरुआत 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है, प्रवासी भारतीयों द्वारा की गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में। ठीक है। इसके प्रमुख नेता जो थे सोहन सिंह और करतार सिंह सराभा, रास बिहारी बोस। ठीक है। गदर आंदोलन का उद्देश्य जो था भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को सशस्त्र तख्तापलट करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के समर्थक से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। तो देख लेते हैं ऑप्शन को पहले। गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, या होम रूल आंदोलन के दौरान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध नहीं बल्कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये हुआ था। ठीक है। तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध नहीं है, तो इसका उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो फैक्ट भी देख लेते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम विश्व महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल यानी कि अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दी थी। तो कब? 1915 में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो देखते हैं। बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई? तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, देवघर में। स्वदेशी आंदोलन भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में, 1905 में। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। कब? 7 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में घोषणा की गई थी। बहिष्कार यानी कि बॉयकॉट एवं स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में तत्कालीन बिहार, वर्तमान में झारखंड के देवघर नामक स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई। कहाँ पे? देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई, देवघर में। ठीक है। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की अनाउंसमेंट भी की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन के समय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो ये स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन होता है? स्वदेशी आंदोलन होता है। ठीक है।
फैक्ट भी देख लेते हैं। करजन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। कब? 20 जुलाई 1905 को। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में बैठक होती है, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। कब? कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक होती है। कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। कब होती है? 7 अगस्त 1905 को। इसमें निर्णय लिया गया विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। घोषणा होती है शोक दिवस मनाने का, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। कौन सा? राखी दिवस। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन होता है। अगस्त 1906 में, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा स्वशासन से संबद्ध 4 प्रस्ताव पारित किए। अंततः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के सहयोग से गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया। कब? 1920 के नागपुर अधिवेशन में, ठीक है। किसने? CR दास ने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए? तो ये बंगाल विभाजन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? ये बंगाल विभाजन के समय पे 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो ये स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये उस समय लॉर्ड कर्जन रहा था। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? तो ये बंगाल के विभाजन के विरोधी आंदोलन हुआ थे, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का उत्थान कब होता है? बंगाल विभाजन के समय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो ये घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। देखो, घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को और प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। फैक्ट की बात करें तो देखते हैं, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई, कुछ स्रोतों में 19 जुलाई 1905 को की गई। तो 2 डेटें मिलती हैं, एक 20 जुलाई, एक 19 जुलाई। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंटी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह भी दी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो रद्द कब होता है? 1911 को होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा इसके बारे में कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया।
तो 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। ठीक है, तो ये डेट याद रखना। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा भी की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उनकी स्थिति 1874 में ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। देखो, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ, तो ये 1911 को रद्द हुआ। ठीक है, इसके अलावा और अन्य प्रांत भी बनाए गए थे, आगे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। देखो, क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? देखो, अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार। तो देखो, इस क्वेश्चन का जो आंसर है स्टार लगा रखा गया है। ठीक है, फैक्ट की बात करें, देखते हैं। कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। तो इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर सही नहीं है, इसलिए स्टार लगा है। हम भी देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फैक्ट की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालीन कारण जो है बंगाल विभाजन था। ठीक है, इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। क्वेश्चन है, बंगाल वर्ष 1905 को विभाजित होता है। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 को। इसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो पहली बार 1905 को विभाजित होता है, 1911 में इसका राइट आंसर होगा। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द भी होता है, उसके बाद फिर 1911 में दोबारा से विभाजित भी होता है। तो राइट आंसर इसका 1911 है। इसके और जानकारी लेते हैं। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन रद्द किया। ठीक है, रद्द किया 12 दिसंबर 1911 को। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा भी कर दी। तो इधर से रद्द किया, दूसरी तरफ कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा भी कर दी। घोषणा के अनुरूप बंगाल को नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। उड़ीसा और बिहार को इससे अलग किया गया। इसमें एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 1911। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन से संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। दूसरे अधिवेशन कब होता है? 1886 में होता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। फैक्ट की बात करें तो वो भी देखते हैं। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। किसका? इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की भी अध्यक्षता की। तो 1886 में अध्यक्ष बने, फिर उसके बाद 1893 में लाहौर में अध्यक्ष बने, फिर उसके बाद 1906 में कलकत्ता में अध्यक्ष बने। तो 3 बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पहली बार कलकत्ता 1886 और 1893 लाहौर में और 1906 में कलकत्ता में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? अभी हमने ऊपर डिटेल में डिस्कस किया। तो राइट आंसर दादा भाई नौरोजी 1906। ठीक है, तो कितनी बार अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी? 3 बार, 1800
1986 में बने हैं, ठीक है। उसके बाद 1893 में बने, फिर तीसरी बार 1906 में, 1906 में, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। तो अगर क्लास पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, ठीक है। और आपको जब तक TRE 4 नहीं होता है तब तक आपको इसी तरह से बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहेंगे, और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस जारी रखिए, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आप वीडियो देखना, वीडियो देखने के बाद में आपको PDF डाउनलोड करना है टेलीग्राम चैनल से हमारे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो आप फिर उसके बाद PDF को पढ़ना है। PDF पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चंस जो है पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएंगे, और ये क्वेश्चंस आपने देखा होगा, वीडियो अगर देखी है तो पता है आपको, रिपीट होते हैं। चाहे वो प्राइमरी का आपको जूनियर में देखने को मिलता है, जूनियर का आपको 11-12 में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चंस का लेवल जो है इधर उधर होता रहता है BPSC के द्वारा। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।